Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Any doubts? Last lecture notes. Guys, last lecture we were discussing stability of carbon ion. देखिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया था क्या? Did I discuss the answer? करिए जरा एक बार. सर आपने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए. उसका आंसर नहीं बताया था मैंने. नहीं सर. ओके. गाइस, ये उसका आंसर है जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था. इसमें आप देखोगे तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. एंड वी प्रेफर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट. दैट इज व्हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मच बेटर. ये पहले लिखा हमने. और बाकी सब में क्या करते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. एंड इफ यू चेक द नोट, लास्ट लेक्चर आई गिव यू द नोट that electron releasing group destabilizes the carbon ion. Destabilizes the carbon ion. And in all these cases, electron releasing groups attached. Here, no electron releasing group. That is a maximum stability of this among these four. तो इसको कॉपी कर लीजिए. Have you copied this? Any confusion? No sir. नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन.
अच्छा, कार्बोकेटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर वही नोट क्या बन जाएगा, मोर द डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, more is the stability. More the dispersion of positive charge, more is the stability. ये और डिस्पर्शन यहाँ कैसे होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो नेगेटिव चार्ज डालेगा प्लस पे, तो प्लस को खत्म करेगा, और प्लस खत्म होगा तो स्टेबलाइज होगा। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, and electron withdrawing group will destabilize carbocation. You copy this note. And ये अगर कॉपी कर लिया हो तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, यू अटेम्प्ट दैट एंड राइट द आंसर। सर रेजोनेंस से क्या इफेक्ट होगा? मैंने ये कुछ बताया नहीं है रेजोनेंस वगैरह, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, वो तुमको अपना डिसाइड करना है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने बोला है। किसी ने पूछा है कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबलाइजेस कार्बोकेटायन। देखो, जैसे मान लो कि तुम कार्बोकेटायन हो, तुम्हारे पास प्लस है, कोई भी जो तुम्हें माइनस देगा वो तुम्हारे इस प्लस को डिक्रीज करा देगा, और प्लस डिक्रीज होने का मतलब ही स्टेबलाइज होना, डिस्पर्जन हो गया ना, वहां से हट गया प्लस तुम्हारे पास से। तो प्लस कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। इज इट क्लियर? फटाफट आंसर लिखिए जरा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे शो करिएगा, ऐसा नहीं केवल नंबर आपने लिख दिया 1 2 3 4।
डन। Yes, sir. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए गाइस, इन 5 केसेस में कैन यू टेल मी इन विच केस पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस? First case. First case. फर्स्ट ओनली, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए प्लस सिंगल डबल ये कंडीशन होती है। कार्बन पे प्लस, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो यहाँ मिलेगा प्लस सिंगल और फिर बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी लिखेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन सब में किससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं? इंडक्टिव से। अब इंडक्टिव में केवल ये देखना है कि जिस चीज को स्टेबलाइज करना है उससे कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इफ यू सी इन द फर्स्ट केस 3 मिथाइल ग्रुप्स, बता सकते हो मिथाइल प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है कि माइनस आई? Plus I. Plus I. प्लस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इंडक्टिव से लेकिन रिलीजिंग ग्रुप है। और यहाँ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वाया रेजोनेंस, इसीलिए इसको तो सबसे पहले तुमने सोचा। फिर ये इनमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, इसमें 2 लगा, इसमें 1 लगा है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, कम स्टेबलाइज करेंगे 2 के कंपैरिजन? ज्यादा स्टेबल। ज्यादा करें। हाँ, तो फिर आंसर सीधे सीधे क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। क्या यही आंसर आपको आया? चेक कर लो। Yes, sir. हाँ, इसको अच्छे से लिखना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखना कि फर्स्ट केस में भी चेक्ड रेजोनेंस, इन रेस्ट 4 केसेस भी चेक्ड इंडक्टिव इफेक्ट। 2 ही फैक्टर्स पड़े हुए हैं। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देख लिया। लास्ट के 4 केसेस में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, जिसमें सबसे ज्यादा थे वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। ये सब लिखने के बाद इस आंसर को क्रॉस कर देना ऐसे, ठीक। और फिर लिखना जो इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, यानी करेक्ट आंसर। याद करो, कोई भी साइंस कब डेवलप होती है? जब पुरानी साइंटिफिक थियरी किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो हमें नई साइंस डेवलप करनी पड़ती है। वैसे यहाँ पर सिंस हमारे पास 2 ही साइंटिफिक थियरीज थी, रेजोनेंस की और इंडक्टिव की, एंड उसके बेसिस पे जो आंसर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्चुअल आंसर है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, उससे मैच नहीं करता। जो एक्चुअल आंसर है वो ये है। आप डेफिनेटली गेस कर पा रहे होगे कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि एक ही मेन थियरी बची हुई है। पहले तो आंसर सही से लिखना। रीजन इज कि ये जो है ना, कई बुक्स में तुम्हें हो सकता है गलत भी आंसर लिखा हो, मतलब ये पहला वाला ही आंसर वो लोग सही दे देते हैं। इवन कई बार टीचर्स भी बाय मिस्टेक ये वाला ही आंसर बोल देते हैं। बट तुम्हें एकदम परफेक्ट वे में जानना है, और फिर यहाँ पर लिखना है कि दिस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। hyperconjugation. So we will discuss each and every part of hyperconjugation. हमें रफ मैनर में नहीं जाना है, खूब अच्छे से लर्न करेंगे और सारे बच्चे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो।
याद रखना, इवन तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, बट कोई भी चीज केवल एक कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन नहीं होगी, कंबाइंड इफेक्ट्स पे आंसर्स निकलते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बगैर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ यू हैव टू कंसीडर अदर फैक्टर्स आल्सो। Have you copied? Should I remove this? Yes, sir. गाइस, अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स को अपने देखोगे ना, तो सब कुछ बड़े सीक्वेंस में, कोई भी रैंडम वे में नहीं गया है। कोई भी कॉन्सेप्ट हमने केवल इसलिए नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जब भी कोई साइंटिफिक थियरी डेवलप होती है, तो वो उससे पहले जितनी साइंटिफिक थियरीज होती है, वो इसका मतलब किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो नया साइंटिफिक थियरी डेवलप होता है। वैसे ही यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। पहले तो एक तो हेडिंग आप डाल दो, जो मैंने अभी कार्बोकेटाइन वाला केस है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे जो हम लोग पुरानी थियरीज से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनमें से एक और मैं आपको बताता हूँ, बड़ा स्टैंडर्ड सा है। इफ आई आस्क यू CH3 होल थ्राइस C, एक ये, CH3 होल ट्वाइस CH, एक ये, CH3 CH2 एक ये, और एक CH3, ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। अपने नोट्स में आप चेक भी कर सकते हो, इनका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर है पावर का, वो क्या ऑर्डर है, कोई बता सकता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज माइक। डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप अपने नोट्स को ध्यान से देखोगे तो ये इस वे में आपको मिल जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का जो ऑर्डर है, ठीक है, ये आप क्लियरली यहाँ पर ही। लेकिन जब हमने इन सारे ग्रुप्स को किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया, तो जो इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर निकला ना, वो ये निकला। अब एकदम ही उल्टा पावर कैसे हो सकता है, बिल्कुल ही अलग था। तो अगेन ये भी हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है किस चीज का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बाय इंडक्टिव इफेक्ट। बट व्हेन वी अटैच, ये लिख भी सकते हैं इसी फॉर्म में, व्हेन वी अटैच एल्काइल ग्रुप to any unsaturated system like benzene ring, then electron releasing power ये है। ये आप कॉपी करो। दिस इज अनदर एग्जांपल जहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लिख सकते हैं दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ भी पूछना हो आप माइक यूज करिए। सर तो फिर इधर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑर्डर बदल कैसे गया। तो पहले हमको मालूम चलना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, फिर हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर बदला था। सर तो लाइक अभी हम करेंगे ना आगे? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, केवल हेडिंग डाला है। ओके सर, ठीक।
अभी तो केवल ये बताया जा रहा है कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल चीजें थी जिनसे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन थियरी की जरूरत पड़ी, किसी ने क्यों डेवलप की है साइंटिफिक थियरी। Okay, sir. Thank you. डन। Yes, sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन आता है इन बिटवीन तो आप जो है माइक यूज करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन वो बताऊंगा, देन आई विल टेल यू, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर समझ में आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट भी इसके बाद में आपको बताऊंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स वो याद रखते हैं, बट स्टार्टिंग में पहले आप जो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, दैट विल लर्न। पहली चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कहाँ कहाँ पर, मतलब सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी जहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना है। तो पहला जो सिचुएशन फॉल करता है वो है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब होता है सी पे प्लस होगा, और दैट carbon which is having positive charge will be connected with another carbon, and that another carbon must have at least one H। तो हम इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन विद अल्फा एच। ये जो कार्बन है ना, द कार्बन नेबर वाला कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड ऑल हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन विल बी कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। All hydrogen atoms connected to alpha carbon. So carbocation must have at least one alpha H. Then and only then you will think about concept hyperconjugation. फिर एक दूसरा केस बनता है फ्री रेडिकल का, एल्काइल फ्री रेडिकल। मींस देयर विल बी कार्बन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी सेम वे में, ये देखिए, इसको बोलेंगे एल्काइल रेडिकल विद अल्फा एच। एल्काइल रेडिकल विद अल्फा एच, एक ये केस बन गया। फिर एक केस बनता है जिसमें हम लिखते हैं एल्कीन या फिर एल्काइन, या आप उसको बोल सकते हो अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड वाला केस हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो सकता है, और बेंजीन भी आप ले सकते हो। राइट, तो हम सारे केसेस वैसे करेंगे, मेनली हम डबल बॉन्ड में डील करते हैं। सो एग्जांपल इसका, ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन सिस्टम। इसके साथ एक कार्बन कनेक्टेड होगा, एंड दैट कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन H। तो यहाँ पर ये एल्कीन वाला पार्ट है और इसका अल्फा H आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन ही एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करना है। तो दीज आर द थ्री केसेस वेयर वी हैव टू स्टडी हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले आप इतना कॉपी कर लो, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। तीन केसेस एग्जाम में अगर ये दिखाई दे तो ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना। और यहाँ बोल्ड लेटर में आप लिख भी सकते हो, कार्बेनायन अगर आपको दिख रहा हो तो आप बोलना नो हाइपर कॉन्जुगेशन। गलती से भी इस कार्बेनायन में, यानी निगेटिव कार्बन वाले केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है। ये हाईलाइट कर लेना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, पढ़ाया यहाँ जाता है बट उनको ध्यान नहीं रहता, और हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में भी लगाकर चले आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। सो इसको आप बोल्ड लेटर में वहां पर लिख लेना।
copied Done, sir. अब आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से होता क्या है, फंडामेंटल थिंग, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, राइट, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो एक आपको एक रफ आइडिया तो लग ही रहा होगा कि यही तीन केसेस क्यों है। इनमें कुछ तो कॉमन वाला पार्ट है ना, तो यू कैन सी वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो किससे कनेक्टेड है, ये जो यहाँ दिख रहा है अल्फा एच, ठीक है ना, यानी अल्फा सी एच से कनेक्टेड। अब इसमें होता क्या, अगर मैं इसका शेप बना दूं तो ये ट्रायगोनल वाला केस ऐसा बनता है, बीच में एक कार्बन है पॉजिटिव कार्बन, इसके 3 ऑर्बिटल हैं, राइट, यहाँ पर बॉन्ड बना रहे होंगे और एक बॉन्ड उस अल्फा सी एच से भी बन रहा होगा लाइक दिस, और यहाँ पर उसका एच मान लेते हैं ऐसा, ठीक। अब इसका जो कार्बन है यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, राइट। इट इज बिलीव्ड इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दैट दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, ये जो आपको दिख रहा है ना, और ये जो अल्फा सी एच बॉन्ड है, ये जब एक प्लेन में आते हैं तो इन ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डीलोकलाइज होता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होता है, सिग्मा वाला। कोई भी रेजोनेंस जब हमने पढ़ा था उसमें कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं हुआ था, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, सिग्मा। और खास बात है ये सिग्मा है और ये पी ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। इन नाम पे भी ध्यान देना आप लोग, हाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि दिस पर्टिकुलर केस इन्वॉल्व्स व्हाट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, व्हाट टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यू कैन राइट सिग्मा पी कॉन्जुगेशन और सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। पी यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल वाला है। यही चीज अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं रेडिकल वाले पार्ट में, तो लेट मी ड्रॉ, ये कार्बन है लाइक दिस, एंड इधर आपका फिर कार्बन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन है उसी तरह से। अब इस बार क्या होगा, दैट कार्बन इज हैविंग ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उसको बोल सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के बीच में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। मतलब वर्ड वही चीज आ रही है, डीलोकेलाइजेशन। तो व्हाट टाइप ऑफ डीलोकेलाइजेशन, इस बार सिग्मा है, ये पी है, लेकिन इस बार ये जो पी है दैट इज हाफ फिल्ड वाला, इसको भी लेकिन हम लोग बोलेंगे उसी वर्ड्स में, क्या, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। अब हम थर्ड केस में देखो दिखाते हैं, अच्छे से सब समझिए। हाँ, इस वाले केस में जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला कंसीडर किया, क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड है तो उसका अपना ऑर्बिटल सिस्टम ऐसा रहता है, इनके बीच में ये जो पाई वाला रहता है ये, और इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कार्बन है। सो ये जो सी एच है, जब ये सी एच इस पाई वाले उसमें प्लेन में जाएगा तो इनके बीच में डीलोकेलाइजेशन होगा, ये इसीलिए इस बार इसको बोलेंगे सिग्मा पाई, क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, ये एक फंडामेंटल सी चीज है। अभी सारे केसेस का डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी होती है, ये फंडामेंटल चीज है केवल ये दिखाने के लिए कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज डीलोकलाइजेशन होगा तभी सिस्टम स्टेबलाइज करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी देता है। तो ये तीन केसेस में तीनों में हमने डीलोकलाइजेशन दिखाया, और किस टाइप का डीलोकलाइजेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों केसेस आप अच्छे से देख कर लिख कर रखिएगा।
Let me know if you have copied, huh? Done? Sir, one second. Done, sir. गाइस, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, उसके लिए एक छोटा सा नोट लिख दो तो सारा आइडिया आपको लग जाएगा. प्लीज राइट. When a system containing unsaturated carbon, when a system containing, guys, ये जो इनिशियल पार्ट है ना, बहुत बुक्स में ये सब नहीं लिखा होता है, इवन टीचर्स ये डिस्कस नहीं करते हैं. इसके बाद वाली जो पार्ट जो मैं बताऊंगा वो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा आपको. तो जो ये अभी जितना पार्ट लिखा है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. चाहे वो आप रेजोनेंस रिकॉल करें, उसमें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था वो पाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में, पहले केवल स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था. सेम मैनर में यहाँ पर. तो ये नोट आपके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का काम करेगा. लिखिएगा, व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग unsaturated carbon, now what is meant by unsaturated carbon? ये sp2 वाले कार्बन या फिर sp वाला कार्बन. तो इन द ब्रैकेट यू कैन राइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. समझ गए सब लोग अनसैचुरेटेड कार्बन का मीनिंग? इसी में फिर आगे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्कीन, एटसेट्रा. एल्काइन भी ले सकते हैं आप, एल्कीन एल्काइन करके भी लिख लो, एटसेट्रा. अटैच्ड टू, मैं बार बार बोल रहा हूं और मैंने आपको यहाँ पर देखो हाईलाइट भी करवाया, गलती से भी क्या नहीं लिखना है, कार्बेनाइन. प्लीज नोट, कार्बेनाइन नहीं लिखना है, उसको आप क्रॉस कर देना, हाईलाइट करना. बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कार्बेनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन, वहां नहीं होता. दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. जबकि कौन सा कार्बन आपको लेना है? केवल sp2 और sp वाला. आगे लिखिएगा,
etc. attached to a saturated carbon. A saturated carbon containing at least one H atom. Containing at least one H atom. Then sigma bonding electrons of alpha CH bond get delocalized with vacant orbital. जो पहला वाला केस था, vacant orbital, half filled orbital, और delocalized के बाद delocalized with vacant orbital or half filled orbital और अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। जो लास्ट वाला पार्ट आपने लिखा है ना, हमने जहां पर लिखा था सिग्मा पाई, तो एक्चुअली में ये पाई हो ही नहीं सकता। द रीजन इज कि ये पाई फील्ड ऑर्बिटल होता है और कभी भी फील्ड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आप नहीं दे सकते या इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। तो आप केमिकल बॉन्डिंग रिकॉल करिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या पढ़ा था कि जब भी दो कोई मॉलिक्यूलर और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो फिर कौन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए पाई बॉन्ड आपने बनाया, ये पाई बॉन्ड आपने बनाया, तो एक इस कार्बन का पी ऑर्बिटल और एक इस कार्बन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया। तो वो जो बॉन्डिंग के पॉइंट यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वन विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे पाई स्टार। तो अब ये जो बॉन्ड बना वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग वाले में आप डाल दोगे, यानी कि जो एम्प्टी है वो कौन सा है? वो पाई स्टार है। तो एक्चुअली में ये जो कॉन्जुगेशन है वो सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन है, उसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नहीं बोलते, समझे ना? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है और पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? पाई स्टार ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना लिखिए, फुल स्टॉप। Those who are having doubts, please use your mic. I am not going to answer anything in chat box. लिखिएगा आगे। This spatial delocalization, this spatial delocalization is called hyperconjugation.
This special delocalization is called hyperconjugation. This hyperconjugation imparts, please stop, this hyperconjugation imparts stabilization to alkyl carbocation, alkyl free radical, alkene, etc. ठीक है गाइस, तो टिल नाउ हमने जो भी पढ़ा वो एक फंडामेंटल चीज थी जो डीलोकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहे थे, जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर है। अब हम लोग एक एक केस करके उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप सब अच्छे ढंग से देखना, एक बार पढ़ने के बाद फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो अभी आप मेन हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग जिसको बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन सर saying something? यस सर, मुझे डाउट था सर। सर वो जो पाई स्टार है तो मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैसा है कि नहीं, ये तो कोई भी पाई बॉन्ड बनाओगे, जब कोई भी कार्बन दो ऐसे मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ही तो रहते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने एक पाई वाले में डाल दिया तो पाई स्टार एम्प्टी हुआ। यानी कि जो हम लोग जिस कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं वो सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, उसमें पाई वाला जो पाई स्टार है वो एम्प्टी है। अच्छा, पर लाइक वो सिग्मा पाई ही लिख सकते हैं ना, तो वो पाई वाला वैसे भी फिल हो रहा है ना। मैं समझा नहीं, सिग्मा पाई स्टार लिख रहे हैं, सिग्मा पाई नहीं लिख रहे हैं। पाई वाला तो ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से, जो उनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके ओके सर, हाँ समझ गया। देखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकैटायन, ये सब हेडिंग डालिएगा। चल गाइस, एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर चूज करते हैं। Can you guess how many alpha hydrogen atoms here? 2, 0 और 3? 3। देखो, सबसे पहली चीज जिस जो कार्बोकैटायन है या जो फ्री रेडिकल पार्ट, उसको आप सर्कल में या बॉक्स में बंद कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड ऑल हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू दैट कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। पहले अल्फा कार्बन डिसाइड होता है, फिर हाइड्रोजन एटम्स डिसाइड होते हैं अल्फा वाले। ये एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ पर? ये जो अल्फा CH वाला है। अब इसमें टू राइट दोज स्ट्रक्चर, जैसे रेजोनेंस में लिखते थे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एम्प्टी ऑर्बिटल के पास जा रहे हैं, लाइक दिस। तो जैसे आप ऐसा करोगे
तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऐसा, ये अनटच्ड CH था, अनटच्ड CH था, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, एंड H will become now H plus, बिकॉज H ने केवल इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसको कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये क्या है, अपना प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, और इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी तरह से कोई बोल सकता है कि ये वाला CH जब पार्टिसिपेट करेगा तो फिर उसमें ये सिचुएशन दिखाई देगी, मतलब यही वाला पूरा। फिर इसी तरह से ये वाला CH भी पार्ट ले सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने अल्फा H होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एक और बात, अगर आप ये देखो, जैसे रेजोनेंस वाले में इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स थे ना, वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे यहाँ पर ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स है। We draw these structures only to explain properties, characteristics, stability, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस के जैसा यहाँ भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इस वाले केस में यहाँ पर एक कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ देख रहे हो CH प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम रेजोनेंस के टर्म्स में जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ भी लोकलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस की जैसे, लेकिन कोई एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पर, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या लिख दिया हमने, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा क्यों हम इसको बोल रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी कॉपी कर लो आप लोग। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यूज योर माइका। सर ये नो बॉन्ड रेजोनेंस का क्या मतलब है? नो बॉन्ड, यहाँ पर आप देखो ना, जो उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा होगा उसमें यहाँ पर कोई भी बॉन्ड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो डीलोकलाइजेशन, इसको एक नाम दे दिया गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके सर।
डन। Yes, sir. गाइस एक चीज आप याद रखना, यहाँ गलती से ऐसा मत आप सोच लेना कि ये जो CH प्लस है ये H प्लस कहीं निकल कर भाग जाएगा। ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, केवल ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नो बॉन्ड का मतलब होता है ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड ही ऑलमोस्ट नहीं हो तो वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल बोलेंगे। तो ऐसा ये मत सोच लेना कि ये कोई प्रोटॉन लूज कर रहा है वगैरह वगैरह। ये केवल एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट यहीं पर लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल फ्री रेडिकल। Here also we'll draw one principal structure. This is the principal structure. Now can you guess how many alpha H in this case? 3. 3 in the same manner. जैसे पहले हमने किया था सेम मैनर में यहाँ पर भी आपको 3 बोलना है। अब यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। अभी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जितने अल्फा CH होंगे उतने ही आपको हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन इस बार जो बॉन्ड आप सिग्मा वाला ब्रेक करोगे ना उसमें आप 1-1 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया रखोगे, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर दिखाओगे। या अनटच्ड था या अनटच्ड है, यहाँ पर आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ H आया और यहाँ पर एक CH2 बन गया। देखो आप इस तरह विजिबल भी आपको कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो पहले कार्बन पे था अभी H पे चला गया तो डीलोकेलाइज हो गया। इससे क्या हुआ, सिस्टम स्टेबलाइज हो गया। आप ऐसे विजुलाइज करो कि एक ग्राउंड में आप 5-6 फ्रेंड्स हो जो एक फुटबॉल या किसी बॉल को आप एक दूसरे की तरफ उछालते हो। कोई मान लीजिए आउटर बाहर से कोई पर्सन आता है जो उस बॉल को लेना चाहता है, तो अगर एक ही पर्सन के पास वो बॉल होगी तो इजीली वो ले लेगा। लेकिन अगर आप इधर से उधर डीलोकेलाइज करते हो यानी इधर से उधर उछाल रहे हो तो उसको वो बॉल लेने में डिफिकल्टी आएगी। तो हम बोलते हैं सिस्टम इन दैट केस गेट्स स्टेबलाइज। वही सिचुएशन आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है। तो जितना ज्यादा डीलोकेलाइज होगा उतना वो सिस्टम को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर दूसरे इसी तरह से केस ले सकते हो जिसमें ये नीचे वाला CH इन्वॉल्व था, तो यहाँ पर आप ऐसे ही दिखा सकते हो। सो हियर आल्सो यू गेट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। एक और इस तरह से बना सकते हो। तो जितने आपके वो CH बॉन्ड्स होंगे उतना आपको हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे।
ये फिर से वही सिचुएशन नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? यूज योर माइक एंड आस्क। वो आप स्टेबलाइज अनस्टेबलाइज वाला वापस समझा सकते हो? स्टेबलाइज का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भी चीज जितनी ज्यादा डिस्पर्स या डीलोकलाइज होती है उतनी वो स्टेबलाइज कर जाती है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वही कभी कार्बन पे कभी हाइड्रोजन पे, तो डीलोकलाइज हो रहा है, तो डीलोकलाइज हो रहा है इसलिए सिस्टम स्टेबलाइज होता है। यस सर। डन। एक छोटा सा नोट लिखिएगा, जो भी अभी आपने हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल कार्बोकेटायन और एल्काइल फ्री रेडिकल के लिए पढ़ा है उसके लिए नोट है। हाँ, लिखिएगा, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन in which type of hyperconjugation in which hyperconjugative structures have the same number of covalent bonds, have the same number of covalent bonds as that in the principal structure. सर रिपीट कर सकते हो एक बार? Type of hyperconjugation in which hyperconjugative structures have the same number of covalent bonds as that in the principal structure is known as isovalent hyperconjugation. आइसोवैलेंट हाइपरकॉन्जुगेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, आइसोवैलेंट, वैलेंसी सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ही मिल रहा है आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसीलिए आप यहाँ पर आइसोवैलेंट हाइपरकॉन्जुगेशन बोलते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी लिख सकते हो, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल। Now you write hyperconjugation in alkenes. Next part. Hyperconjugation in alkenes. ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करते हैं।
ये स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। अब इस केस में क्या होगा, द CH बॉन्ड ऑफ कोर्स ये, और ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, राइट। तो इसमें जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपने ड्रॉप करता है, ये कार्बन जो बीच में दिख रहा है ना, ये कार्बन आपका पेंटावेलेंट बन जाएगा जैसे यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, इसलिए इमीडिएट यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड लाइक दिस। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। इससे पहले वाले केसेस में क्या हुआ था, कार्बोकैटायन में एक प्लस था जो इधर उधर मूव कर रहा था, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में ऑड इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा था। यहाँ क्या हुआ, चार्जेस जनरेट हो गए आपके। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा CH भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो ऐसा अनटच्ड अनटच्ड, ये फिर नेक्स्ट इसी तरह से एक और लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतने ही बन रहे हैं जितने आपके अल्फा एच अवेलेबल। इसमें खाली एक डिफरेंस ये आ गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप देखोगे ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो ज्यादा मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको आप आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकते। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको क्लैरिटी होगी, इसको भी आप कॉपी करो। डन। गाइस यहाँ पर भी एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा, सिंस the ionic forms since the ionic forms can only be written since the ionic forms can only be written by sacrificing since the ionic forms can only be written by sacrificing a covalent bond, this type of hyperconjugation is known as sacrificial hyperconjugation. Look at the screen. Previous two cases कैसे थे, isovalent hyperconjugation.
डन? यस सर। ओके गाइस, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड वाला हो गया। अब हम लोग एल्काइल बेंजीन भी जज कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एल्काइल बेंजीन, एल्काइंस में भी उसी तरह से रहेगा, तो इसलिए हम एल्काइन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप सोच सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। अब एल्काइल बेंजीन में डील करते हैं, तो लेट मी राइट वन एग्जांपल एज दिस। One example as this. One example as this. One example as this. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जो एल्कीन वाला केस था ना, वही आप देखो यहाँ विजिबल है। एक डबल बॉन्ड है, then carbon is connected with the double bond and the carbon is having H. Can you see? Everywhere here you can see that case. आप देखो ध्यान से, एकदम वही हर जगह आपको ध्यान ही दिख रहा है, राइट? तो ये केसेस जो आपको दिख रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन बता सकते हो किस केस में सबसे ज्यादा होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? इन विच केस यू हैव फर्स्ट केस, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा एच है, लेकिन बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कई बार, वो गलती से ये 3 ये वाला हाइड्रोजन एटम काउंट कर लेते हैं, जबकि उनको काउंट कौन से करना है? वो कार्बन जो डायरेक्टली अनसैचुरेटेड वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? ये तो अगर मैं इसका तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाऊं तो सीधे सीधे ये वाला जो CH इलेक्ट्रॉन है ये इन्वॉल्व होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, ये पाई बॉन्ड जो यहाँ का है वो तोड़ दोगे आप, यहाँ माइनस आ जाएगा, जैसे एल्कीन वाले केस में करते ही हम लोग, लाइक दिस। ये इसी तरह से आप दूसरा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर लिख सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पर आप ये वाला H इन्वॉल्व करा दो, ये अनटच्ड है। इसी तरह से आप थर्ड वाला भी लिख सकते हो। बट मोर इंटरेस्टिंग इज आफ्टर दैट हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ यू सी, यू विल फाइंड अ रेजोनेंस। क्या देख पा रहे हो आप? लोन पेयर सिंगल डबल। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट, whenever alkyl group is connected to benzene ring, is more interesting than normal hyperconjugation. यहाँ पर आपका ये जो बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर आप देखो फर्दर आपको रेजोनेंस आगे दिखाई देगा, फिर आप इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, लाइक दिस। और यहाँ बाकी चीजें वैसे अनटच्ड वे में लिखनी, आप वो नहीं भूल जाना है जैसे मैं भूल गया था। फिर आप फर्दर इसका आगे भी नॉर्मल बना दो स्ट्रक्चर, अब इट विल बी लाइक दिस। ये अब आप सोचो कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस भी आ रहा है, इसीलिए हम लोग जो मिथाइल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग रेजोनेंस वाला ग्रुप कंसीडर करते थे। दैट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट एल्काइल ग्रुप विद बेंजीन रिंग, ऑर्थो एंड पैरा पे इफेक्ट हम ज्यादा दिखाते थे एज कंपेयर टू मेटा, क्योंकि अगर इंडक्टिव होता तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट लगभग बराबर आ रहा है तो देयर मस्ट बी रेजोनेंस वाला इफेक्ट, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, इसीलिए हम लोग ये स्पेशल नोट यहाँ पर पहले भी लिखा है आज ही के लेक्चर में, बट फिर से लिख रहे हैं कि व्हेनेवर एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड किसके साथ? बेंजीन, देन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर is decided by हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर कोई पूछता है these are the examples, बताओ इनमें किसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखूंगा
देन मेरा ऑर्डर हो जाएगा 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। इसको कॉपी कर लो और किसी भी केस में जितना भी यहाँ लिखा है, if you have any doubts, use your mic and ask। Let me know if you have copied, huh? गाइस, ये जो भी हम अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं ना, कई बार इसको बेकर नैथन इफेक्ट भी बोलते हैं। आप इसको लिख लो, ऐसा कुछ अभी तक पूछा तो नहीं गया है। और एक और बात, अगर तुम्हें कभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने का मन करे किसी स्टैंडर्ड बुक से, तो बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, देयर इज वन बुक सोलोमन। अगर आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी आपको कई सारे भेजे हुए थे बुक्स, तो उनमें से आप निकाल कर पढ़ भी सकते हो। और कोई वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिकॉज मैं केवल सोलोमन आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सबसे अच्छा दिया हुआ है। बाकी मेरे नोट्स में आपको जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लगभग सब जो भी अवेलेबल हैं मार्केट में, उन सब के नोट्स आपको मिक्स्ड वे में मिलेंगे, जो भी सबसे अच्छे पार्ट जिसमें भी दिया हुआ है। लेकिन अगर कभी आपका मन करे कि एक छोटा सा हम कुछ पढ़े 1-1.5 घंटे का, देन यू कैन यूज सोलोमन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। काफी अच्छा दिया हुआ है उसमें, ठीक है। सर ये बाजू में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना? हाँ, लेकिन वो सब हाइपर कॉन्जुगेशन का ही पार्ट है। इसीलिए आप देखो ना, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसका आंसर पता चल गया जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि व्हाई द ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर है, तो बिकॉज इसके पास सबसे ज्यादा एच है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। फटाफट कॉपी करिए। हाँ बेटा, जैसे ही कॉपी होता है मुझे तुरंत बताइए। हाँ, ओके गाइस, अब आज का जो लास्ट पार्ट है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन लगभग पूरा फिनिश कर दिया, केवल एप्लीकेशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट एक और है जो उतना ज्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट फिर भी अपने को पढ़कर रखना है, दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले होता था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा कैसे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा? उसके लिए आपको एग्जांपल देखो, एक बेहतरीन सा एग्जांपल है उसका। ये जैसे वहां पर CH3 अटैच था, मैंने CCl3 अटैच किया। अब इसकी खास बात ये, जो अपने सिलेबस वाइज अगर देखोगे ना, तो CCl3 एक फेमस एग्जांपल है अपने सिलेबस में, एक CF3 ये बहुत फेमस एग्जांपल है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे H प्लस होल्ड कर सकता था, Cl या F या O ये माइनस होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं, तो इसमें भी पाई और सिग्मा ही इन्वॉल्व है, लेकिन इस बार सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसलिए इसका नाम होगा पाई सिग्मा स्टार। लेने वाला जो होगा वो एम्प्टी होना चाहिए और वो एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए। पहले वाले में क्या किया था हमने, सिग्मा पाई स्टार था, ये क्या हुआ, पाई सिग्मा स्टार है। बी केयरफुल, इसको बोलते हैं पाई सिग्मा स्टार कॉन्जुगेशन। ठीक, तो अगर तुम इसका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो अंदर प्लस आएगा, इसीलिए तुम जाकर आप जो मेसोमेरिक इफेक्ट में लिस्ट में लिखा होगा ना, उसमें हमने CCl3 को मेटा डायरेक्टिंग बोला था, CCl3 को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला था। क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और वो ऑर्थो पैरा इफेक्ट क्यों दिखाएगा, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, अब इसमें आगे तुम्हें रेजोनेंस यहाँ दिखाई देगा प्लस सिंगल डबल का, अगर आप ठीक से देखो इसको, तो प्लस का इफेक्ट जो है ना, वो केवल कहां पर जा रहा है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, मेटा पे नहीं जा रहा है। तो कोई अगर बोलता है कि CCl3 का सारा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब रिवर्स फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इससे दिस पार्ट आल्सो। गाइस अगर आप याद करो तो मैंने आपको बताया था कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, लेकिन अगर यहां पर सिचुएशन गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओ, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लास्ट पार्ट पे कितना सारा इतना पॉसिबल नहीं है, मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, राइट। और इसको कनेक्ट कर दो आप CF3 से, तो हियर आल्सो यू कैन, राइट। तो इसमें जो या तो आपका फील्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल ये भी फील्ड होना चाहिए।
मैं आप देखो बार बार बोल रहा हूँ, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा आता नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को लेके मत लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बताना जरूरी है कि कोई अगर नाम ले लेगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के, बट लिख कर रखना है कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें CH के बदले CF CCl टाइप के बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अल्फा पोजीशन ही उनको बोलेंगे, वो भी अल्फा CF या अल्फा CCl होंगे। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको भी आप कॉपी कर लेना। तो कार्बन आयन हो यानी नेगेटिव वाला भी हो, उसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसको निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बदले इसका नाम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी आप कॉपी कर लेना। लाइए हाँ, सर प्रीवियस पार्ट रिकॉर्डिंग से देख के कॉपी करना है। हाँ वो क्योंकि अभी वो तो डिलीट हो गया है, यहाँ से तो रिमूव हो गया है, तो लास्ट पार्ट पे जाके जैसे मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा लास्ट पार्ट पे जाके आप उसको कॉपी कर लेना, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये तो मैंने खाली ऐसे ही लिख दिया है। सर प्रीवियस एंड में नेक्स्ट आपने लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, एंड स्टार्ट उसी से करेंगे जो क्वेश्चन हमने आज किया था स्टार्टिंग में। Somebody saying something? यस सर, सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पाई और सिग्मा स्टार लिखा था, तो एंटी बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको एंटी बॉन्डिंग होना पड़ेगा, अगर वो फील्ड है ऑलरेडी तो सिग्मा ऑलरेडी फील्ड था, रिवर्स कराना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सिग्मा वाला एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के लिए उसको खाली होना पड़ेगा, और खाली एंटी बॉन्डिंग ही होता है केवल। यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे, आप अच्छे से रिवाइज करके आना। हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है इसको। सर बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है पोर्शन में, है ना, वो एकदम लास्ट में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भले ही मतलब GOC में रखा गया है, बट वो मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। और कुछ